हेलो एवरीवन, मैं विनोद स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मेवलूस पर। आज हम शुरू करने वाले हैं मध्य प्रदेश के संदर्भ में जो इतिहास है उससे संबंधित ताम्रपाषाणकालीन सभ्यता। ताम्रपाषाणकालीन सभ्यता के बारे में हमने चीज़ें यहाँ पर देखी थी, तो उसमें समयकाल में पहले ही बता चुका हूँ आपको कि ताम्रपाषाणकालीन सभ्यता है। तो ताम्रपाषाण काल का जो समयकाल है वो था हमारा 2400 ईसा पूर्व से लेके लगभग 1700 ईसा पूर्व, एवरेजिंग इतना माना गया है। मैं पहले ही आपको बता चुका हूं कि ताम्रपाषाणकालीन सभ्यता या इसके पूर्व के जो भी समयकाल हुए हैं वो सिर्फ एक अनुमानित अवस्था है। वो सिर्फ इतिहास के अध्ययन के लिए एक समय को उन्होंने बांध के रखा है कि हाँ इस समय में ये घटनाएं घटित हुई थी। तो ताम्रपाषाणकालीन सभ्यता, ताम्र मतलब होता है तांबा, मतलब सभ्यता का वह स्वरूप या वह युग जिसके अंतर्गत पत्थर युग से निकल के मानव तांबे की ओर आगे की ओर बढ़ा। यहां से क्वेश्चन भी बनेगा कि मनुष्य के द्वारा सबसे पहले उपयोग की जाने वाली धातु कौन सी है? तांबा। तो यहां पे सीधा ध्यान रखना है, धातु तांबा मतलब तांबा प्लस पत्थर, मतलब तांबा और पत्थर है, दोनों का मिश्रित युग है, वो ताम्रपाषाणकालीन संस्कृति में है। और मनुष्य के द्वारा सर्वप्रथम उपयोगी धातु, तो मनुष्य द्वारा उपयोग की जाने वाली प्रथम धातु, तो ये प्रथम धातु कौन सी होगी? तांबा। उसके बाद फिर यहां पे हम चीजें देखेंगे कि ताम्रपाषाणकालीन संस्कृति का मध्य प्रदेश के इतिहास से क्या क्या संबंध रहा है। तो ताम्रपाषाणकालीन जो संस्कृति है इसका मध्य प्रदेश से गहरी छाप है, या फिर हम बोल सकते हैं गहरा नाता है। क्यों? क्योंकि ये जो ताम्रपाषाणकालीन स्थल है ये हमें मध्य प्रदेश से भी प्राप्त हुए हैं। इसमें जो प्रमुख स्थल है उन स्थलों में जो पहले आता है वो है, अब प्रमुख स्थल, ये स्थल पढ़ने से पहले हम ये देखेंगे यहां पर कि इन प्रमुख स्थलों का इस ताम्रपाषाणकालीन संस्कृति से क्या संबंध रहा है। तो इन स्थलों से क्या हुआ है? धातु की मूर्तियां, और धातु की मूर्तियों के साथ में ही बर्तन। तो धातु की मूर्तियां और जो बर्तन हैं प्रमुख रूप से इन स्थलों से प्राप्त हुए हैं। और प्रमुख स्थल जो पहला आता है वो है नवदा टोली। नवदा टोली, नवदा टोली जो स्थल है वो आपके जिले पड़ता है खरगोन। तो नवदा टोली हो गया खरगोन। उसके बाद जो दूसरा है वो है आवरा। आवरा जो ताम्रपाषाणकालीन स्थल है ये जिला है आपका मंदसौर। तो तीसरा स्थल है इसमें है आपका नागदा। नागदा और उसके साथ में पास में ही है कायथा। नागदा और कायथा, तो दो पुरातात्विक के साथ ताम्रपाषाणकालीन स्थल है, ये है नागदा और कायथा। और ये किस जिले का भाग है? उज्जैन जिले का भाग है। तीन स्थल हुए, नवदा टोली, खरगोन, और नवदा टोली के साथ में एक और स्थल अगर देखा जाए ना तो यहीं पे अगर क्वेश्चन नवदा टोली में ही बन जाएगा तो एक महेश्वर भी अगर पूछता है आपका, माहिष्मती, तो महेश्वर या नवदा टोली दोनों ताम्रपाषाण स्थल खरगोन जिले में रहेंगे। और उसके बाद जो दूसरा स्थल है वो आवरा, वो मंदसौर जिले का भाग है। नागदा और कायथा, तो नागदा और कायथा है वो उज्जैन जिले के भाग है। और उसके बाद जो आता है मुख्य रूप से स्थल वो है, यहां से देखना आप लोग प्रमुख स्थल के रूप में एरण। एरण के बारे में सभी लोगों ने सुना है। तो ये ताम्रपाषाण स्थल है, ये पड़ता है जिले सागर में, तो एरण सागर। और जो दूसरा एक और स्थल बनता है, तो एरण मतलब सती प्रथा है। सती प्रथा के साक्ष्य सबसे पहले कहां से मिले, तो वो इतिहास के साथ हम आगे बढ़ेंगे। अब हम सबसे प्राचीन समयकाल पढ़ रहे हैं और मैं नहीं चाहता यहाँ पे आपका थोड़ा सा माइंड डाइवर्ट हो, क्योंकि हम इतिहास के बारे में पढ़ रहे हैं। सिर्फ इतिहास के बारे में जो प्रारंभिक दौर है उसके बारे में ही पढ़े तो बेहतर होगा। आगे आगे जैसे हम गुप्त काल में जाएंगे तो वहां पे सब विस्तृत रूप से समझा दिया जाएगा कि किस प्रकार से सती प्रथा के साक्ष्य मिले हैं, कौन राजा था, कहां से स्थान प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो ये हुआ एरण। और एरण के बाद आता है नेक्स्ट बेसनगर। तो बेसनगर जो स्थल है ये है विदिशा। क्वेश्चन भी बनता है कि विदिशा का पुराना नाम क्या है। ठीक है, तो वो है बेसनगर है, भद्रावती है, भेलसा है, वो बहुत सारे नाम हैं, लेकिन यहाँ पर जो है बेसनगर विदिशा। ये स्थल थे हमारे। अब ये नागदा और कायथा है ना, इसके बारे में देखना है यहाँ पर थोड़ा सा कि नागदा और कायथा है।
तो नागदा जो स्थल है ये है चंबल नदी के किनारे, कायथा है काली सिंध नदी के किनारे, और जो उज्जैन है ये सभी को पता होगा कि उज्जैन शिप्रा नदी के किनारे। तो तीन चीजें ध्यान रखनी है कि तीनों ही उज्जैन जिले, मतलब उज्जैन जिले के ही भाग है, एक तो खुद उज्जैन, नागदा और कायथा। तो उज्जैन है वो शिप्रा नदी के तट पर है, कायथा तो का से याद रखना है आपको काली सिंध, तो कायथा हो गया काली सिंध और नागदा हो गया चंबल। और ये जो नागदा और कायथा है, मतलब ये कायथा जो पुरातात्विक स्थल है इसकी खोज, तो कायथा पुरातात्विक स्थल की खोज की थी प्रोफेसर वाकणकर ने, प्रोफेसर वाकणकर। ये क्वेश्चन बनेगा यहां से कि पुरातात्विक स्थल कायथा, कायथा की खोज किसने की? कायथा की खोज की प्रोफेसर वाकणकर ने, और वाकणकर ने जो कायथा की खोज की थी ये है 1964, 1964 में कायथा की खोज की गई। उसके बाद जो चीजें हम देखते हैं कि अब ताम्रपाषाणकालीन स्थल के बाद मुख्य रूप से मध्य प्रदेश में इसका क्या रोल रहा है, तो चीजें यहां से स्टार्ट हो जाएगी अब आपकी कि ताम्रपाषाणकालीन स्थल से संबंधित औजार। तो औजार जो है ना, औजार में मुख्य रूप से मनुष्य के द्वारा सबसे पहले किस औजार का उपयोग किया गया, तो वो आती है कुल्हाड़ी। तो कुल्हाड़ी है, तो कुल्हाड़ी ताम्रपाषाणकालीन सभ्यता के जो साक्ष्य हैं वो प्राप्त होते हैं जबलपुर। अब जबलपुर में जो कुल्हाड़ी मिली है, यहां पर जो मिश्र धातु से निर्मित ये कुल्हाड़ी मिली है, तो ये है धातु आपकी तांबा, तांबा और टीन। तांबा और टीन से निर्मित कुल्हाड़ी के जो साक्ष्य है वो औजार मिले हैं जबलपुर से। उसके बाद अब और अन्य प्रकार की धातुओं के भी साक्ष्य यहां से मिलने प्रारंभ हुए हैं, मतलब बालाघाट, बालाघाट जिला है, बालाघाट एक मैंगनीज की खदान बालाघाट, और एक तांबा, तांबा और मैंगनीज के लिए प्रसिद्ध है आपकी भरवेली और आपकी मलाजखंड, दोनों खदानें वो आपके बालाघाट जिले में पड़ती हैं। तो ये बालाघाट जो जिला है इसका एक क्षेत्र है या फिर एक स्थान है, उसका नाम है डोंगरिया, डोंगरिया। तो डोंगरिया किस जिले का भाग है? बालाघाट जिले का भाग है। तो इस डोंगरिया जिले में ही क्या है, कुछ ताम्रपाषाणकालीन स्थल प्राप्त हुए हैं। तो डोंगरिया से तांबा, तांबा और चांदी, तांबा और चांदी के साक्ष्य मिले हैं, वो डोंगरिया बालाघाट से मिले हैं। और 424 सिक्के, ये 424 सिक्के हैं, ये प्राप्त हुए हैं तांबा के डोंगरिया से, और चांदी के लगभग 102 सिक्के ये मिले हैं, ये भी मिले हैं डोंगरिया बालाघाट से। अब उसके बाद ये प्रमुख रूप से क्या हुए स्थल, तो पहले देख लीजिए इनको प्रमुख स्थल में। ताम्रपाषाणकालीन सभ्यता है, 2400 ईसा पूर्व से लेके 1700 ईसा पूर्व का जो समय काल है वो ताम्रपाषाणकालीन संस्कृति, जिसे हमने नाम दिया था कौन सी सभ्यता? सिंधु सभ्यता, सिंधु सभ्यता या फिर हड़प्पा सभ्यता, जिसमें तांबे का उपयोग सर्वप्रथम किया गया था। और ये जो धातु है इसमें धातु युग है, इसमें मुख्य रूप से धातु का प्रयोग हुआ वो तांबा, और उसके साथ में पत्थर युगीन सभ्यता। तो मनुष्य के द्वारा सर्वप्रथम उपयोग की जाने वाली धातु है वो है तांबा। और प्रमुख जो स्थल आते हैं वो प्रमुख स्थल हैं, उसमें है पहले ध्यान रखना है नवदा टोली, नवदा टोली, और नवदा टोली के पास में ही है महेश्वर, दोनों के दोनों हैं खरगोन जिले में। आवरा है, ये मंदसौर जिले का भाग है। नागदा कायथा उज्जैन जिले में आता है, नागदा चंबल नदी के तट पर है, कायथा काली सिंध नदी के तट पर, और उज्जैन शिप्रा नदी के तट पर। जब मध्य प्रदेश का पोहा तंत्र या नदियों की अवस्था पढ़ेंगे वहां पे सब चीजें और क्लियर होंगी। तो औजार जो मिले हैं, और औजार से पहले एरण देख ले, एरण कहाँ पे है, तो ये ताम्रपाषाणकालीन स्थल सागर में है और बेसनगर विदिशा में है। अब औजार जो मिले हैं सर्वप्रथम, वो सर्वप्रथम औजार मिले हैं आपको जबलपुर से, और वहां से मिली है कुल्हाड़ी। कुल्हाड़ी किसकी बनी हुई है? तांबा और टीन की बनी हुई है। बालाघाट है, बालाघाट में क्या मिला है? डोंगरिया। अब मध्य प्रदेश में सर्वाधिक तांबे का उत्पादन कहाँ होता है? बालाघाट में होता है। तो तांबे के 424 सिक्के कहां से मिल गए? बालाघाट में। अब चांदी सबसे अधिक क्या होता है? सुचालक विद्युत का, और विद्युत के बाद सबसे अच्छा विद्युत का सुचालक किसे माना जाता है? तांबा को। तो चांदी और तांबा दोनों चीजें याद रखनी है आपको, कहां पर? बालाघाट में है, और दोनों के दोनों डोंगरिया का हिस्सा है। डोंगरिया मतलब बालाघाट जिले का है, और 102 चांदी के सिक्के यहां से प्राप्त हुए हैं। अब उसके बाद अब ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके आगे हम करते हैं।
ताम्रपाषाणकालीन सभ्यता के बारे में हमने पढ़ा, मध्य प्रदेश के संदर्भ में उसके प्रमुख रूप से संबंधित स्थल देखे। अब हम शुरू करने वाले हैं ताम्रपाषाणकालीन सभ्यता से संबंधित शैलाश्रय एवं शैल चित्र। अब शैलाश्रय और शैल चित्र के बारे में क्वेश्चन ध्यान रखने हैं, क्योंकि यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं एमपीपीएससी में। ये पूछेगा यहाँ से कि ये शैलाश्रय कहाँ से प्राप्त हुए हैं और ये शैल चित्र कहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो मध्य प्रदेश में शैलाश्रय, शैलाश्रय मतलब शैल मतलब होता है चट्टान, आश्रय मतलब स्थान, कहाँ का, रहने का स्थान। तो चट्टानों के पास में, चट्टानों के बीच में, जहां पर अब पहले हमने देखा था कि मानव कहाँ गुफाओं में रहता था, तो उसके आधार पर ही अपनी प्रोटेक्शन के लिए, रक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए, कुछ भी माने आप उसको, तो ये जो शैलाश्रय है मतलब चट्टानों के बीच में रहने के लिए सुरक्षित स्थान का निर्माण करना, वो मानव के द्वारा किया गया, तो वो शैलाश्रय कहलाया। और उन्हीं चट्टानों के ऊपर या अन्य चट्टानों के ऊपर क्या की गई, चित्रकारी, पेंटिंग की गई, तो उसे क्या बोला जाएगा, शैल चित्र। तो पहले हम देख लेते हैं शैलाश्रय। तो ये शैलाश्रय इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से बनेगा, यहां से आएगा क्वेश्चन कि मामा भांजा शैलाश्रय, मामा भांजा शैलाश्रय, मामा भांजा शैलाश्रय कहां से प्राप्त हुए हैं। तो मामा भांजा शैलाश्रय प्राप्त हुए हैं पंचमढ़ी होशंगाबाद से, पंचमढ़ी होशंगाबाद। और इसके बारे में पहले बता चुका हूं कि पंचमढ़ी होशंगाबाद ये आपका सबसे पुराने स्थलों में से एक रहा है। और यहाँ से मामा भांजा शैलाश्रय से लगभग 29 शैलाश्रय प्राप्त हुए हैं। ये नंबर याद रखना 29। तो मामा भांजा शैलाश्रय कहाँ पर है, पंचमढ़ी होशंगाबाद में है, और यहाँ से 29 शैलाश्रय प्राप्त हुए हैं। अब उसके बाद जो दूसरा पॉइंट आता है हमारा, वो है लिखी छाछ, लिखी छाछ शैलाश्रय, लिखी छाछ शैलाश्रय, ये जिला है आपका मुरैना। लिखी छाछ शैलाश्रय प्राप्त हुआ है मुरैना जिले से। दो चीजें हो गई शैलाश्रय के बारे में। अब तीसरा पॉइंट जो स्टार्ट होता है वो है शैल चित्र। तो शैल चित्र शिलाओं के ऊपर निर्मित चित्र शैल चित्र है। तो शैल चित्र में जो पहला है वो है लिखी दंत। तो लिखी दंत शैल चित्र प्राप्त हुए हैं, ये प्राप्त हुए हैं चंदेरी से। और चंदेरी किसके लिए प्रसिद्ध है, साड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। और ये किस जिले का भाग है, अशोकनगर। तो चीजें यहाँ पे ध्यान रखना है कि लिखी दंत शैल चित्र कहाँ से प्राप्त हुए हैं, चंदेरी से, और ये कहाँ पर है, अशोकनगर जिले में है। दो यहाँ पे ध्यान रखना, ये लिखी छाछ है, छाछ मुरैना, और लिखी दंत है ये चंदेरी अशोकनगर। इसमें डाउट नहीं करना है, ठीक है। और उसके बाद आता है दाता शैल चित्र, दाता शैल चित्र। तो दाता शैल चित्र ये प्राप्त हुए हैं छतरपुर से। दाता शैल चित्र मतलब दाता छाता, दाता छाता, छाता मतलब समझ जाना है यहाँ पर, दाता से हो जाएगा छाता। तो छाता या फिर दाता, जो भी आपको याद रखना है उसके हिसाब से आप समझना है इसको कि दाता शैल चित्र प्राप्त हुए हैं छतरपुर जिले से। उसके बाद हर्रा, हर्रा शैल चित्र, हर्रा शैल चित्र जो प्राप्त हुए हैं ये मिले हैं बोरी, बोरी कहाँ पर, एक अभ्यारण्य है आपका, बोरी अभ्यारण्य किस जिले में है, होशंगाबाद में। तो होशंगाबाद जिले का ये भाग है बोरी अभ्यारण्य, और होशंगाबाद से ये चित्र प्राप्त हुए हर्रा। अब क्या होता है, बोरी तोक तोक के आदमी क्या होता है, हर जाता है। तो हर्रा तो मतलब समझ रहे हैं, हार गया यहाँ पर, बोरी तोक तोक के। तो बोरी कहाँ पर है, और उसके बाद में उसको होस्ट करने लग जाते हैं। तो बोरी अभ्यारण्य है, ठीक है, होशंगाबाद में, और यहाँ से प्राप्त हुए हैं हर्रा शैल चित्र। क्लियर है। लिखी दंत चंदेरी अशोकनगर से, दाता शैल चित्र छतरपुर से, और हर्रा शैल चित्र है ये प्राप्त हुए हैं होशंगाबाद से। अब उसके बाद जो नेक्स्ट आता है वो आता है निशानगढ़। तो निशानगढ़ शैल चित्र है, निशानगढ़, निशानगढ़ शैल चित्र ये प्राप्त हुए हैं पंचमढ़ी से, ये भी पंचमढ़ी से। अब पंचमढ़ी का ध्यान रखना है, मामा भांजा शैलाश्रय पंचमढ़ी, हर्रा शैल चित्र पंचमढ़ी, ये बोरी होशंगाबाद, और निशानगढ़ पंचमढ़ी ये भी किस जिले का भाग है, होशंगाबाद जिले का भाग है। तो ये प्रमुख रूप से हमारे क्या हुए, शैल चित्र है। एक और प्रमुख शैल चित्र आता है इसमें कि ये शैल चित्र कहाँ पर है, रानी माची, रानी माची शैल चित्र। पांचवा जो शैल चित्र है रानी माची शैल चित्र, रानी माची शैल चित्र,
अब रानी है, रानी के सिंग उग गए हैं यहाँ पे, तो ये कहाँ पहुँच गई, सिंगरौली। तो रानी माची शैल चित्र है, ये प्राप्त हुए सिंगरौली जिले से। ठीक है, ये हमारे हुए शैलाश्रय, ये हुए हमारे शैल चित्र। अब इसी कड़ी में जो ताम्रपाषाण कालीन स्थल हो गए या फिर पुरातात्विक स्थल हो गए, ये जो स्थल है ना, इनके खोजकर्ता पूछते हैं कि किस स्थल से संबंधित कौन सा पुरातात्विक या फिर सर्वेक्षण करता है। तो सबसे पुरानी जो घाटी देखी हमने वो कौन सी देखी, नर्मदा। तो चीजें को यहां पर समझना है, ये आपकी नदी घाटी और ये है आपके सर्वेक्षणकर्ता, सर्वेक्षणकर्ता मतलब कौन सा सर्वेक्षणकर्ता किस नदी घाटी से संबंधित है। तो सबसे बड़ी और सबसे पुरानी नदी घाटी मध्य प्रदेश में कौन सी, नर्मदा। तो नर्मदा नदी घाटी है, तो नर्मदा नदी घाटी से संबंधित। अब इसके पहले भी मैं जो वीडियो आया था उसमें हमने देखा था कि ये नर्मदा नदी घाटी से संबंधित जो प्रमुख व्यक्ति थे वो कौन थे, एच.डी. सांगलिया साहब। और एच.डी. सांगलिया के साथ में ही एक आपका हथनोरा सीहोर में मानव खोपड़ी पढ़ाया था कि मानव खोपड़ी के जीवाश्म किसको मिले हैं। ठीक है, लेकिन उसके साथ में एच.डी. सांगलिया के साथ में कहां पर एक और व्यक्ति थे, सुपेरकर। तो एच.डी. सांगलिया हो गया, सुपेरकर हो गया। नर्मदा मानव के खोजकर्ता कौन है, डॉक्टर अरुण सोनकिया। तो ये डॉक्टर अरुण सोनकिया हुए। उसके बाद दो और व्यक्ति है, लेकिन उसके बाद ही मैंने एक और व्यक्ति का नाम यहां पर सजाया था आपको कि जो मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने के जो साक्ष्य है वो आजमगढ़ से मिले हैं, उसकी खोज किसने की थी। तो ये व्यक्ति थे आर.बी. जोशी। ये पहले भी हम बात कर चुके हैं इसमें, आर.बी. जोशी। तो आर.बी. जोशी का संबंध भी किससे है, नर्मदा नदी घाटी से संबंधित है। ये सब व्यक्ति हुए। उसके बाद दो और जो विदेशी सर्वेक्षण करता था या इतिहासकार बने या सब पुरातात्विक हुए हैं आपके, उसमें जो है वो है पीटरसन और दूसरे हैं मैक्राउन। तो दो चीजों को ध्यान रखना, अगर पूछ दे कि पीटरसन और मैक्राउन का संबंध किससे है, तो पीटरसन और मैक्राउन जो है उनका भी सर्वेक्षण करता जो है उनका संबंध नदी घाटी नर्मदा से है। अब नर्मदा हुआ, नर्मदा के बाद जो दूसरी बड़ी नदी घाटी आती है हमारी वो है चंबल। तो चंबल नदी घाटी है। चंबल नदी घाटी में जो प्रमुख रूप से है वो कौन है, प्रोफेसर वाकणकर। इनका संबंध किससे है, चंबल। अभी हमने देखा था यहाँ पर कि जो कायथा की खोज की थी, कायथा की खोज 1964 में किसने की थी, प्रोफेसर वाकणकर ने की थी। और प्रोफेसर वाकणकर सर के साथ में ही एक और व्यक्ति जो चंबल नदी घाटी से संबंधित है वो कौन है, तो वो है एस.के. श्रीवास्तव। ये पूछ भी ले कि एस.के. श्रीवास्तव का संबंध किससे है, तो चंबल नदी घाटी से संबंधित है। अब तीसरी जो आती है वो सोन नदी घाटी है। तो सोन नदी घाटी से संबंधित व्यक्ति है निशार अहमद। और नेक्स्ट है ग्वालियर नदी घाटी या ग्वालियर क्षेत्र से संबंधित। आप यहाँ नदी घाटी तो देखेंगे नहीं, आप चंबल हो गई वो ऊपर जो मुरैना के पास है, लेकिन ये आपका ग्वालियर क्षेत्र से संबंधित जो सर्वेक्षण करता है। तो ग्वालियर क्षेत्र से संबंधित जो सर्वेक्षण करता है तो वो है बी बी लाल। सीधा समझ रहे हैं, यहाँ पर ग्वाल की बात करेंगे तो लाल क्या समझना है यहाँ पर कि बी लाल। एक और है सर्वेक्षण करता और उनका जो क्षेत्र है, ये हमारा ग्वालियर क्षेत्र हो गया है, सोन है, चंबल है और नर्मदा है। और पांचवा जो क्षेत्र है हमारा रीवा सतना क्षेत्र के सर्वेक्षण करता। तो रीवा सतना सर्वेक्षण करता है वो है जी.आर. शर्मा। तो जी.आर. शर्मा साहब का संबंध किससे है, रीवा सतना से। जी हाँ, है रीवा सतना संबंध। जी है तो जी आर या रीवा को शॉर्ट में करना तो आर बन जाएगा, यस का शर्मा बनेगा तो यहाँ पे एस से शर्मा। तो ये क्या हो गया यहाँ पर आर एस मतलब रीवा और सतना, मतलब जी.आर. शर्मा। ग्वालियर का है बी लाल और सोन का है निशार अहमद। ये प्रमुख क्या हमारे सर्वेक्षण करता। तो इसे हम शॉर्टली देख लेते हैं कि किस क्षेत्र का संबंध किससे था, लेकिन उसके पहले शैलाश्रयम शैल चित्र।
ये इंपॉर्टेंट है। मामा भांजा शैलाश्रय की कितने शैलाश्रय मिले हैं? 29 ये मिले हैं पंचमढ़ी होशंगाबाद में। दूसरा है लिखी छाछ। अब ये छाछ याद रखना है, यहाँ पर दूध है, दूध का उत्पादन सर्वाधिक मात्रा में इधर मुरैना क्षेत्र में होता है। दूध से क्या बनती है? छाछ। ठीक है, तो लिखी छाछ शैलाश्रय कहाँ से मिले हैं? मुरैना से मिले हैं। उसके बाद शैल चित्र की बात करेंगे तो लिखी दंत, ठीक है, दंत है, दंत किससे संबंधित है? चंदेरी से। अब ये चंदेरी किस जिले का भाग है? अशोकनगर का भाग है। दाता का मैंने छाता बताया, तो दाता से सीधा सही क्या? छाता मतलब छतरपुर याद रख लेना, क्योंकि एक मेला लगता है यहाँ पर, किसका? जल बिहारी का मेला कहाँ लगता है? छतरपुर में। और ये दाता के हिसाब से छाता याद रखना, छतरपुर हो जाएगा, छतरपुर ये शैल क्षेत्र में आ जाएगा। हर्रा का पहले ही बता चुका हूँ, हर्रा हर गए यहाँ पर, बोरी तोक के तो होश ठिकाने लग गए, तो हर्रा शैल क्षेत्र है, बोरी होशंगाबाद में। और निशानगढ़, ठीक है, निशानगढ़ ये कहाँ पर है? पंचमढ़ी होशंगाबाद में। निशान किसका? निशान पंजे का निशान है, ठीक है, तो ये पंजा मतलब पंचमढ़ी और निशानगढ़। अब उसके बाद आता है रानी माची शैल चित्र, ठीक है। अब ये रानी है तो रानी का सिंगरौली याद रख लेना, रानी माची सिंगरौली। अब प्रमुख सर्वेक्षण करता है। अब देखिए, अभी इतने को अगर याद रख लिया तो फिर इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी है। क्यों? क्योंकि इतने याद रख लो, जो बचे हुए वो किस में चले जाएंगे? वो बचे हुए चले जाएंगे नर्मदा घाटी के अंतर्गत। तो चंबल है, पहले चंबल का देख लो, प्रोफेसर वाकणकर साहब और एसके श्रीवास्तव। प्रोफेसर वाकणकर एसके श्रीवास्तव का संबंध है चंबल नदी घाटी से। सोन, ठीक है, सोना है, सोने को देखकर आदमी कैसा हो गया? निशार हो गया, ठीक है, तो निशार अहमद, तो सोन नदी घाटी, निशार अहमद। ग्वालियर का मैंने बताया, ग्वाल का तो बीबी लाल, तो यहाँ पे ग्वाल और बीबी लाल। उसके बाद जी आर शर्मा, तो यहाँ पे मैंने समझाया आर एस मतलब रीवा सतना, और जी आर शर्मा, तो ये जी आर शर्मा। और बचते हैं लास्ट में, तो इसका हम पहले भी देख चुके हैं, नर्मदा सोन घाटी में एस डी सांकलिया साहब है, सुपेरकर है, अरुण सोनकिया है। उसके बाद पीटरसन है, मैक्राउन है, और लास्ट में है यहाँ पर आरबी जोशी। इनका संबंध किससे है? ये है हमारे नर्मदा नदी सर्वेक्षण करता। तो ये ताम्र पाषाणकालीन संस्कृति थी 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व तक। इस संस्कृति के जो संबंध है वो मध्य प्रदेश से भी मिले हैं, और इसके जो धातु तांबे और मिट्टी के जो बर्तन मिले हैं, मतलब तांबे और आपके मूर्ति जो मिली है, आपके बर्तन और मूर्तियां, वो कहाँ से मिली है? मध्य प्रदेश के नवदा टोल महेश्वर खरगोन से। उसके बाद आवरा मंदसौर से। उसके बाद अगदा और कायथा ये उज्जैन से। और पंचमढ़ी का ध्यान नहीं रखना है। इसके साथ ही हमारी और अन्य स्थल जो हमने देखे थे वो हम देख चुके हैं, और लास्ट में ये चीजें हम यहाँ पर कंप्लीट कर चुके हैं। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके आगे हम बढ़ते हैं। ताम्र पाषाणकालीन संस्कृति पढ़ने के बाद अब हम शुरू कर रहे हैं वैदिक सभ्यता या वैदिक संस्कृति है। वेदों पर जो आधारित संस्कृति है वो है वैदिक संस्कृति। अब वैदिक संस्कृति के बारे में हम लोग अगर देखें तो जो आर्य हुआ करते थे, वैदिक संस्कृति के कौन? जनक, वो थे आर्य। और आर्य जो थे वो कहाँ के थे? ये मध्य एशिया के निवासी थे। ये थोड़ा सा पॉइंट शॉर्ट में देख लेंगे यहाँ पर, क्योंकि इसके बारे में जो जानकारी है वो हम लोग पढ़ेंगे, वो आएगा आपका प्राचीन इतिहास भारत में, या भारत के प्राचीन इतिहास में। आर्य एक लोगों का समूह हुआ करता था जो मध्य एशिया में निवासरत था, लेकिन धीरे धीरे अपने पशुओं को चराते हुए और चारे की खोज करते हुए भारत की ओर बढ़े। और बढ़ने के बाद इन्होंने यहाँ पर एक नई संस्कृति का विकास किया, जिसे हमने वैदिक संस्कृति माना। और वैदिक संस्कृति के द्वारा ही क्या हुआ? धीरे धीरे 4 वेद बने, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। धीरे धीरे इसमें अलग अलग कड़ियां जुड़ती गई, विभिन्न प्रकार के यहाँ पर ग्रंथों की रचना यहाँ पर हुई। लेकिन मध्य प्रदेश से क्या संबंध है? तो बस इतना ध्यान रखना है कि वैदिक संस्कृति है, इसके जनक आर्य है, और ये मध्य एशिया के निवासी थे। और मध्य प्रदेश में क्या है? एक ऋषि हुआ करते थे, अगस्त्य ऋषि। तो अगस्त्य ऋषि के समय काल में, या फिर इनका जो क्षेत्र था, अगस्त्य ऋषि के समय काल में ये जो क्षेत्र था नर्मदा नदी घाटी। तो अगस्त्य ऋषि के समय काल में नर्मदा नदी घाटी क्षेत्र में किसका निवास स्थल बना? ये स्थल बना आर्यों का। उसके बाद उत्तर वैदिक काल की एक जो जाति है, उस जाति का नाम है निषाद। तो निषाद जाति है। ये निषाद जाति शूद्र और ब्राह्मण का एक सम्मिलित रूप था, मतलब सीधा सा माता पिता अलग अलग इसमें अलग अलग वर्ग के हुआ करते थे, ठीक है।
तो ये निषाद जो थे वो घने जंगलों में निवास करते हैं इस क्षेत्र के अंतर्गत। तो ये चीजें हुई किसके बारे में? वैदिक संस्कृति में। वैदिक संस्कृति जनक आर्य थे, मध्य एशिया के निवासी। अगस्त्य ऋषि के समय काल में या उनके ही जो समय अवधि थी उसके आसपास जो आर्य थे वो नर्मदा नदी घाटी क्षेत्र में निवास करने लगे। और एक निषाद जनजाति जो जनजाति नहीं, सिर्फ एक जाति जो कहाँ पर निवास कर रही थी, वो आपके घने जंगलों में निवास कर रही थी। अब उसके बाद क्या हुआ, कुछ चीजें हमारी वहां पे जो इंपॉर्टेंट बनेंगी, पुरातात्विक साक्ष्य। अब पुरातात्विक साक्ष्य मतलब जो हमारे अभी तक हमने जितने भी टॉपिक पढ़े हैं उसमें जो महत्वपूर्ण बिंदु क्या निकल के आते हैं। अब यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि मध्य प्रदेश के उन स्थलों का नाम बताइए जहाँ पर जिनका संबंध रोमन संस्कृति से हुआ करता था। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे तो चीजें ध्यान रखनी है। पुरातात्विक साक्ष्य के अंतर्गत अगर देखा जाए तो एक जिला पड़ता है आपका मंदसौर, और मंदसौर जिला है, इसके जो स्थल है उसमें एक स्थल है इंद्रगढ़। इंद्रगढ़ के साथ ही एक और स्थल है हिंगलाजगढ़, और हिंगलाजगढ़ के पास ही या फिर उसी जिले का एक भाग है आवरा। इंद्रगढ़, हिंगलाजगढ़ और आवरा, ये जो स्थल है इनका जो संबंध है वो हुआ करता था रोमन संस्कृति से। एक विदेशी संस्कृति उस समय चल रही थी, तो रोमन संस्कृति से इन स्थलों का संबंध हुआ करता था। और इस संबंध के बारे में बताया था एच.वी. त्रिवेदी ने। एच.वी. त्रिवेदी। इंद्रगढ़, हिंगलाजगढ़ और आवरा पुरातात्विक स्थल हुआ करते थे जिनका संबंध हुआ करता था रोमन संस्कृति से। रोमन संस्कृति से जो संबंध हुआ करता था, इसके बारे में जो साक्ष्य दिए हैं वो दिए हैं एच.वी. त्रिवेदी ने। अब उसके बाद फिर चीजें यहां से निकल के आती हैं और क्वेश्चन बनता है कि एक विलुप्त प्राय हाथी हुआ करता था, उसका नाम था स्टेगोडॉन। स्टेगोडॉन। तो यहां से अगर क्वेश्चन बन जाए कि स्टेगोडॉन क्या है, तो स्टेगोडॉन एक विलुप्त हाथी है। तो विलुप्त हाथी स्टेगोडॉन के जो जीवाश्म है वो कहां से मिले हैं? तो स्टेगोडॉन के जो जीवाश्म हैं वो प्राप्त होते हैं हथनोरा सीहोर से। ये हथनोरा सीहोर हमने पढ़ा था इसके पहले। हथनोरा सीहोर कहाँ पर पढ़ा था? उसमें हमने एक पॉइंट पढ़ा था कि भैया मानव जो खोपड़ी है, उस मानव खोपड़ी के जो जीवाश्म है वो कहाँ से मिले हैं? हथनोरा सीहोर से मिले हैं। तो स्टेगोडॉन विलुप्त हाथी के जो जीवाश्म है वो कहाँ पर मिले? हथनोरा सीहोर से मिले हैं। अब उसके बाद एक स्थल है आपका भीमपेटका। तो भीमपेटका हमने पहले पढ़ा था कि भीमपेटका रायसेन जिले में है, और भीमपेटका से क्या शिक्षा साक्ष्य मिलते हैं? तो भीमपेटका रायसेन से ये साक्ष्य मिलते हैं कि मानव ने सबसे पहले सर्वप्रथम जो निवास की जो प्रवृत्ति अपनाई थी वो कहाँ पे अपनाई थी? वो भीमपेटका रायसेन वाले क्षेत्र में अपनाई थी। और उसके साथ ही यहाँ से एक और जानकारी मिलती है जो हम पहले भी देख चुके हैं, चित्रित शैलाश्रय। यौन संबंध से संबंधित एक जो चित्र हुआ करते थे वो कहाँ से मिले हैं? भीमपेटका से। तो चित्र या चित्रित शैलाश्रय, ये दोनों की दोनों चीजें प्राप्त हुई हैं भीमपेटका रायसेन से। अब उसके बाद और भी इसके अंतर्गत जो प्रमुख स्थल हैं उन स्थलों में से एक और स्थल आता है आपका डागवाला। तो ये क्वेश्चन आता है डागवाला पुरातात्विक स्थल कहाँ पर है? तो डागवाला पुरातात्विक स्थल, डागवाला पुरातात्विक स्थल ये पड़ता है आपके जिला उज्जैन। तो डागवाला पुरातात्विक स्थल उज्जैन में। ये ध्यान रखना है, कभी कभी क्वेश्चन डायरेक्ट लिया जाता है कि प्राचीन काल में या पुरातात्विक साक्ष्य के आधार पर डागवाला जो स्थल है, तो डागवाला स्थल कहाँ पर है? तो ये यहाँ पर है उज्जैन में। उसके बाद और भी कुछ स्थल है जो पुरातात्विक से संबंधित हैं। इसमें आता है एक आपका पवैया और ग्यारसपुर। पवैया और ग्यारसपुर जो पुरातात्विक स्थल है, तो ये किस जिले का भाग है? तो ये जो जिला लगता है पवैया और ग्यारसपुर में वो है आपका ग्वालियर। तो ये ग्वालियर जिले के भाग है। डागवाला हो गया है उज्जैन में, पवैया और ग्यारसपुर ये हो गए हैं ग्वालियर में। और उसके साथ ही एक और आता है पॉइंट यहाँ पर कि सबसे पहले
कृषि एवं पशुपालन के जो साक्ष्य है, कृषि एवं पशुपालन के साक्ष्य। अब ये तो हमने देखा था कि कृषि और ये जो चीज़ें हुआ करती थी इसके बारे में हम पहले देख चुके हैं। कृषि सबसे पहले हुई थी, उसके मतलब फिर पशुपालन वगैरह हुआ, उसके बाद स्थायी निवास की प्रवृत्ति, कृषि और पशुपालन हम देख चुके हैं। तो कृषि एवं पशुपालन की जो जीवाश्म है या साक्ष्य है उसके बारे में, वो कहाँ से मिलते हैं? वो मिलते हैं आदमगढ़ से। और आदमगढ़ कहाँ पर है? आदमगढ़ हम पढ़ चुके हैं होशंगाबाद में। आदमगढ़ होशंगाबाद, ये वो क्षेत्र हुआ करते थे जो पुरातात्विक क्षेत्र से संबंधित है। अब उसके बाद एक व्यक्ति हुए, उन व्यक्ति ने बताया, कृष्णदत्त वाजपेयी। कृष्णदत्त वाजपेयी एक इतिहासकार है, कृष्णदत्त वाजपेयी। कृष्णदत्त वाजपेयी ने बताया कि एरण कहाँ पर? सागर में। एरण सागर में सबसे पहले किसके साक्ष्य? सती प्रथा के साक्ष्य मिले हैं। तो सती प्रथा के साक्ष्य एरण सागर से मिले हैं। इस बारे में जानकारी है वो किसने दी है? वो कृष्णदत्त वाजपेयी ने दी है। देखिए, सती प्रथा एक कुरीति हुआ करती थी जिसमें पति की मृत्यु के बाद महिला को उसके साथ में ही जिंदा जला दिया जाता था। लेकिन ये जो सती प्रथा हुआ करती है ये आपके गुप्त काल से संबंधित है मेन तो हम लोग भानुगुप्त जो आएंगे उसके समय काल में इस क्षेत्र को या फिर इस जानकारी को पूरा देखेंगे। एक और आता है भरूच स्तूप। अब भरूच स्तूप कहाँ पर है? भरूच स्तूप सतना में है। भरूच स्तूप सतना में है। और इसकी खोज किस थी? अलेक्जेंडर कनिंघम। इसका भी एक अपना ही एक अलग इतिहास है। तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है कि भरूच स्तूप कहाँ पर है? सतना। और भरूच स्तूप की खोज किसने की थी? तो अलेक्जेंडर कनिंघम ने इसकी खोज की थी। और फिर यहाँ से अगर क्वेश्चन आ जाता है कि मध्य प्रदेश में लोह युगीन, ठीक है, अब तांबे के बाद क्या हुआ? लोहे के जो है प्रमाण वो भी मिले थे। तो लोह युगीन संस्कृति के साक्ष्य, लोह युगीन संस्कृति के जो साक्ष्य है वो कहाँ से मिले हैं? तो लोह युगीन संस्कृति के साक्ष्य हैं वो मालवा और उसके साथ में ही आपकी चंबल नदी घाटी क्षेत्र। और मालवा चंबल में मतलब आपका भिंड मुरैना श्योपुर, और भिंड मुरैना श्योपुर के पास ही आपका संभाग ग्वालियर। तो ग्वालियर, तो लोह युगीन संस्कृति के साक्ष्य मालवा, भिंड, मुरैना और ग्वालियर वाले क्षेत्र से देखने को मिलते हैं। और एक और इम्पोर्टेंट जो शैलाश्रय हम छूट गया था वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। झिंझरी शैलाश्रय, एक शैलाश्रय है झिंझरी शैलाश्रय, जैसे हमने मामा भाजा शैलाश्रय पढ़ा था, ठीक है, उसी के समान ही है झिंझरी शैलाश्रय। तो ये कहाँ पर है? तो ये फेमस है। और ये कहाँ पर है? कटनी जिले। तो ये प्रमुख स्थल हुए जो पुरातात्विक स्थल थे जो हम लोग अब यहाँ पे देख रहे हैं। तो वैदिक सभ्यता के बारे में, वैदिक सभ्यता है, इसका जनक है आर्य और आदि मध्य एशिया के निवासी थे जो भारत में चारागाह की खोज के लिए आए थे। अगस्त ऋषि हुआ करते थे प्राचीन काल में। उनका जो निवास स्थल था नर्मदा नदी घाटी क्षेत्र, उसी क्षेत्र में ही आर्यों ने अपना निवास स्थल बनाया था। निषाद उत्तर वैदिक काल की एक जाति है जो घने जंगलों में निवास करती है। अब पुरातात्विक साक्ष्य में जो स्थल है वो आपके मंदसौर जिले में है। तो मंदसौर जिले में इंद्रगढ़, हिंगलाजगढ़ और आउरा, ये तीनों के तीनों जो स्थल हैं इनका जो संबंध है वो रोमन संस्कृति से है। और रोमन संस्कृति के जो इसका संबंध बताया है वो एच.वी. त्रिवेदी के द्वारा बताया गया है। उसके बाद नेक्स्ट आता है स्टेगोडोन। क्या है? तो स्टेगोडोन एक विलुप्त हाथी है। इसके जीवात्म हथनोरा सीहोर से प्राप्त हुए हैं। फिर भीमपेटिका क्या है? तो भीमपेटिका रायसेन में गुफा समूह है जहाँ पे सबसे पहले मनुष्य निवास किया था और यहीं से ही चित्रित शैलाश्रय मिलते हैं। डोगवाला क्या है? तो डोगवाला है उज्जैन का पुरातात्विक स्थल और इस पुरातात्विक स्थल से पुरातात्विक साक्ष्य मिले हैं। पवैया और ग्यारसपुर कहाँ पर है? तो ये आपके ग्वालियर में है। और झिंझरी शैलाश्रय किस जिले का भाग है? कटनी का है। कृषि एवं पशुपालन के साक्ष्य आदमगढ़, होशंगाबाद हम पहले ही पढ़ चुके हैं।
और कृष्णदत्त वाजपेयी ने एरन सागर में सबसे पहले बताया था सती प्रथा के साक्ष्य के बारे में। लोहयुगीन संस्कृति अगर पूछता है किस क्षेत्र में विकास हुआ मध्य प्रदेश के, तो मालवा, भिंड, मुरैना और श्योपुर में। ये हमारी वैदिक सभ्यता और पुरातात्विक साक्ष्य से संबंधित कुछ चीजें हुई। अब उसके बाद हम यहाँ पर शुरू करेंगे, इसके बाद आपकी पौराणिक काल, और पौराणिक काल स्टार्ट करने से पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब शुरू होता है हमारा पौराणिक कालखंड। पौराणिक कालखंड मतलब पुराण जो है वो कितने हैं, 18 है। उन 18 पुराणों में अलग अलग गाथाएं या कथाएं देखने को मिलती हैं। तो पौराणिक कालखंड का मध्य प्रदेश से क्या संबंध रहा है, क्या जानकारी हमें पौराणिक या पुराणों से मध्य प्रदेश के संदर्भ में प्राप्त होती है। तो पौराणिक कालखंड तो ये कहता है कि एक वंश हुआ करता था जो मध्य प्रदेश के इस क्षेत्र में निवास करता था, उसका नाम था करकोट नागवंश। तो करकोट नागवंशी, ठीक है, करकोट नागवंशी शासक ये हुआ करते थे और इनका जो शासन था वो रेवा नदी के तट पर था। कौन सी नदी? रेवा नदी के तट पर। करकोट नागवंशी शासकों का जो शासन था वो रेवा नदी के तट पर था और इन्हीं करकोट नागवंशी शासकों की एक राजकुमारी हुआ करते थे, या फिर हम बोले पुत्री। तो करकोट नागवंशी शासकों की पुत्री थी, पुत्री का नाम था नर्मदा। और नर्मदा जो थी, नर्मदा का विवाह हुआ, पुत्री नर्मदा का विवाह। विवाह किससे हुआ? विवाह एक राजा का नाम था, लेकिन विवाह ऐसा ही नहीं होगा। राजा अब एक वंश के थे, इक्ष्वाकु वंश। ये क्वेश्चन आता है कि इक्ष्वाकु वंश के किस राजा के साथ में नर्मदा का विवाह हुआ था? तो इक्ष्वाकु वंश के राजा का नाम है पुरुकुत्स। पुरुकुत्स से नर्मदा का विवाह हुआ और फिर क्या? फिर तो पुरुकुत्स ने क्या करा, नर्मदा के नाम पर ही रेवा नदी का नाम परिवर्तित कर दिया। ठीक है, पुरुकुत्स राजा पुरुकुत्स ने फिर क्या किया, रेवा नदी का नाम परिवर्तित किया। रेवा नदी का नाम परिवर्तित किया और रेवा नदी का जो नाम है वो रख दिया अब नर्मदा। ठीक है, तो किस प्रकार से गाथाएं चली कि एक पौराणिक काल में करकोट नागवंशी राजा हुआ करते थे जो रेवा नदी के तट पर अपना शासन करते थे। इनकी एक पुत्री थी, पुत्री का नाम था नर्मदा, और इस नागवंशी पुत्री नर्मदा का विवाह इक्ष्वाकु वंश के शासक या राजा का नाम है पुरुकुत्सु से हुआ। और पुरुकुत्सु ने अपनी पत्नी कौन, नर्मदा, और नर्मदा के नाम पर ही रेवा नदी का नाम परिवर्तित किया और रेवा नदी का नाम हो गया है अब यहां पर नर्मदा। तो ये नदी कहलाएगी नर्मदा नदी। फिर क्या, इसी करकोट नागवंशी शासकों में एक और राजा हुए, ठीक है, और ये पुरुकुत्स है। यहां पर थोड़ा ध्यान रखना है कि पुरुकुत्स के जो पिता हुए थे, पुरुकुत्स के पिता का नाम है मानधाता। पुरुकुत्स के पिता का नाम है मानधाता, और मानधाता के नाम पर ही एक नगर बसेगा, उस नगर का नाम होगा मानधाता नगरी। तो एक क्वेश्चन बनेगा, पहले तो ये ध्यान रखिए पुरुकुत्स के पिता मानधाता, अब पुरुकुत्स के बाद एक राजा होंगे, उस राजा का नाम होगा मुचकुंद। तो कालांतर में या समय के साथ बीतने के साथ में इक्ष्वाकु वंश के राजा हुए, कौन हुए, मुचकुंद। मुचकुंद ने क्या किया, मुचकुंद ने इसी नर्मदा नदी के तट पर, नर्मदा नदी के तट पर एक नवीन नगर बसाया और नगर का नाम रखा मानधाता, जिसे कहा जाता है मानधाता नगरी। तो क्वेश्चन बनेगा यहां पर, मानधाता नगरी की स्थापना किसने की? तो मुचकुंद ने की थी। अब मुचकुंद कौन है? तो ये इक्ष्वाकु वंश के बाद में होने वाले राजा थे जिन्होंने पुरुकुत्स के पिता मानधाता के नाम पर मानधाता नगरी की स्थापना की थी। कोई डाउट है तो समझ लो, पुरुकुत्स है, पुरुकुत्स के पिता का नाम मानधाता है और मानधाता जो है उनके नाम पर उन्हीं के वंशज का नाम है मुचकुंद, और मुचकुंद ही क्या करेंगे, मानधाता नगरी की स्थापना करेंगे। और ये मानधाता नगरी है ना, ये क्या कहलाएगी, ओमकारेश्वर।
और ओमकारेश्वर ये जो नगरी है, तो यहां से क्वेश्चन भी बनेगा कि ओमकारेश्वर का प्राचीन नाम बताओ, तो ये क्या बनेगा, मांधाता नगरी। और ये मांधाता नगरी ओमकारेश्वर किस जिले का भाग है, तो ये खंडवा जिले का भाग है। तो ओमकारेश्वर खंडवा मांधाता नगरी, संस्थापक कौन है, मुचकुंद है। फिर क्या हुआ, बाद में कालांतर में समय व्यतीत हुआ और समय व्यतीत होने के साथ ही एक और राजा आए और राजा का नाम है क्या, राजा आए, लेकिन इस वंश के नहीं आए, एक वंश आया बाद में कालांतर में, उस वंश का नाम है हेहय वंश, हेहय वंश। कालांतर में ये यहाँ पे देखना है ना, ये चीजें लिख देता हूं मैं यहाँ पर। कालांतर मतलब जो समय बाद में व्यतीत हुआ, बीता, तो कालांतर में हेहय वंश के राजा, राजा का नाम है, देखिए, माहिष्मत, राजा का नाम है माहिष्मत। माहिष्मत ने क्या किया, माहिष्मत ने मांधाता नगरी पर अपना नियंत्रण स्थापित किया, मांधाता नगरी को अपने नियंत्रण में लिया। और फिर क्या हुआ, इस माहिष्मत ने ही किसका स्थापना की, माहिष्मती की। तो हेहय वंश के राजा माहिष्मत ने मांधाता नगरी पर, मांधाता नगरी मतलब ओमकारेश्वर पर क्या किया, अधिकार किया। और अधिकार करने के बाद क्या किया, उसे अपने नियंत्रण में ले लिया, मतलब अपने अधिकार में ही है वो, तो बार बार नियंत्रण, और समझ जाइए आपने। तो मांधाता नगरी पर अधिकार कर लिया और माहिष्मत राजा ने ही बाद में ही किसकी, माहिष्मती की, माहिष्मती, जिसे हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, महेश्वर, क्या बोलते हैं, महेश्वर। चीजें आ रही समझ में। हेहय वंश के एक राजा हुए, राजा का नाम है माहिष्मत। माहिष्मत ने मांधाता नगरी पर अधिकार जमाया और अधिकार जमाने के बाद ही माहिष्मत ने अपना एक नगर बसाया, नगर का नाम क्या है यहां पर, माहिष्मती। तो माहिष्मती क्या हो गई, महेश्वर हो गए। ठीक है, क्लियर है यहां तक। फिर आगे क्या हुआ, आगे ये हुआ कि एक राजा हुए, इनका नाम बना कार्तवीर्य अर्जुन, या कार्तवीर्य अर्जुन। कार्तवीर्य अर्जुन, जिन्हें कहा जाता है सहस्त्रार्जुन, सहस्त्रार्जुन। ठीक है, कार्तवीर्य अर्जुन या फिर एक राजा हुए सहस्त्रार्जुन। तो सहस्त्रार्जुन क्या है, हेहय वंश के सबसे प्रतापी शासक। यहां से ध्यान रखना है, अगर क्वेश्चन भी पूछ ले आपसे कि कार्तवीर्य अर्जुन कौन है, तो हेहय वंश के सबसे प्रतापी शासक। तो प्रतापी शासक तो है, लेकिन यहाँ पर इनके बारे में पुराणों में बहुत सारी चीजें की गई है कि इन्होंने रावण को भी पराजित कर दिया था, उससे युद्ध लड़ा, उनका एक विशाल क्षेत्र हुआ करता था। ठीक है, तो इनके बारे में बहुत सारी कथाएं पुराने काल में हैं, तो ध्यान रखना है। कार्तवीर्य अर्जुन, कार्तवीर्य अर्जुन या कार्तवीर्य अर्जुन, ये है सहस्त्रार्जुन। और ये सहस्त्रार्जुन ही क्या है, हेहय वंश के सबसे प्रतापी शासक है। यहां तक हुआ। अब चीजें पहले देख ले कि एक समय काल है, उस समय काल का नाम है पौराणिक कालखंड। पर पौराणिक कालखंड में करकोट नागवंशी के शासक हुआ करते थे, जिनका जो शासन था वो नर्मदा नदी के तट पर था। नागवंशी शासकों की पुत्री का नाम नर्मदा। नर्मदा का विवाह होगा इक्ष्वाकु वंश के राजा। इक्ष्वाकु वंश के राजा कौन, राजा का नाम है ये पुरुकुत्स। और पुरुकुत्स ने नर्मदा के नाम पर ही रेवा नदी का नाम परिवर्तित कर दिया और उसे तब्दील कर दिया नर्मदा नदी में। और पुरुकुत्स के पिता आए, पिता का नाम है ये मांधाता, और मांधाता के नाम पर ही मांधाता के वंशज का नाम है मुचकुंद ने। ठीक है, तो मुचकुंद अगर पूछता है कि मुचकुंद कौन है, तो मांधाता का ही एक वंशज है जिसने नर्मदा नदी के तट पर एक नगर बसाया। नगर का नाम है मांधाता। ठीक है, मांधाता। ठीक है, ये मात्रा का ध्यान रखना है पर मांधाता। तो मांधाता नगरी किसे कहा जाता है, ओमकारेश्वर को कहा जाता है, और 21 जिले का भाग है, खंडवा जिले का भाग है। लेकिन फिर कालांतर में समय व्यतीत हुआ और एक नया वंश आया, हेहय वंश। और हेहय वंश की एक शाखा का एक राजा हुआ, राजा का नाम है माहिष्मत। और माहिष्मत ने फिर मांधाता नगरी पर अपना अधिकार किया और फिर क्या किया, महेश्वर या माहिष्मती का
एक सृजन किया। और इसी हेय वंश का एक प्रतापी शासक हुआ। प्रतापी शासक कौन? कार्तवीर्य अर्जुन, जिन्हें हम सहस्त्र अर्जुन के नाम से भी जानते हैं। अब इसमें कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें देख ले हम लोग कि हेय वंश या फिर पौराणिक काल में कौन कौन से क्षेत्र हुआ करते थे जिनका एक अलग नाम था। जैसे एक आपसे क्वेश्चन पूछ ले कभी कि कुरुश देश क्या है, कुरुश देश क्या है, पूछ ले आपसे कि पौराणिक कालखंड में कुरुश देश का अर्थ बताइए, तो कुरुश देश क्या है? फिर सोचेंगे हम वहां पर कि कुरुश देश क्या है, तो कुरुश देश है हमारा बघेलखंड। बघेलखंड मध्य प्रदेश को 7 भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा गया है, जिसमें सबसे पूर्वी वाला जो पठार है वो बघेलखंड का पठार है, और इस बघेलखंड के पठार को ही कहा जाता है क्या? इसे कहा जाता है कुरुश देश। उसके बाद जो नदियां हैं हमारी प्राचीन काल की, उसमें एक नदी आती है चरमावती। तो पूछता है चरमावती किसका प्राचीन नाम है, तो ये चंबल नदी का है। उसके बाद एक और क्वेश्चन आ जाता है कि वेत्रवती किसका प्राचीन नाम है, तो वेत्रवती है आपकी बेतवा नदी का प्राचीन नाम। ठीक है, आ रहा समझ में कि कुरुश देश है, कुरुश देश है वो बघेलखंड का भाग है, चरमावती है वो चंबल नदी का है, और वेत्रवती है वो बेतवा नदी का है। और एक और लास्ट याद रखना, ये भी इंपॉर्टेंट है, सुक्तिमती। क्वेश्चन बनेगा कि सुक्तिमती किसका पौराणिक नाम हुआ करता था, तो सुक्तिमती केन नदी का पौराणिक नाम हुआ करता था। ये कौन सा खंड हमारा समाप्त हुआ? ये हमारा हुआ पौराणिक कालखंड। कुरुश देश बघेलखंड, चरमावती चंबल, उसके बाद सुक्तिमती केन और वेत्रवती बेतवा। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद शुरू कर रहे हैं हम लोग महाजनपद काल। अब शुरू हो रहा है महाजनपद काल। महाजनपद काल मतलब किस प्रकार से भारत में अब राजनीतिक व्यवस्था प्रारंभ होने लगी, राज शासन प्रारंभ होने लगा। तो महाजनपद काल जो समय काल है वो शुरुआत होती है उसकी 600 ईसा पूर्व या 6 ईसा पूर्व। इसके ईसा पूर्व के बारे में, महाजनपद काल की 600 ईसा पूर्व के बारे में मैंने बताया था कि एशिया का ज्योतिपुंज गौतम बुद्ध का जो उदय हुआ था वो 6 ईसा पूर्व या 600 ईसा पूर्व पहले हुआ था या इस समय काल में हुआ था। तो महाजनपद काल के बारे में हमें जानकारी मिलेगी कहां से? 2 ग्रंथ हैं, उन 2 ग्रंथों से हमें जानकारी मिलेगी। 2 ग्रंथ से जानकारी किसके बारे में? महाजनपद काल के बारे में। तो पहला ग्रंथ है वो बौद्ध धर्म से संबंधित है, और जो दूसरा ग्रंथ है वो जैन धर्म से संबंधित है। अब बौद्ध ग्रंथ और जैन ग्रंथ के भी नाम पूछते हैं कि बौद्ध ग्रंथ का नाम क्या है, तो बौद्ध ग्रंथ का नाम है अंगुत्तर निकाय। अंगुत्तर निकाय। और जो दूसरा ग्रंथ है वो जैन ग्रंथ है, तो जैन ग्रंथ का नाम है भगवती सूत्र। भगवती सूत्र। क्वेश्चन अगर दे भी दे कि भगवती सूत्र का संबंध किस धर्म से है, तो जैन धर्म से है, और अंगुत्तर निकाय का जो संबंध है तो वो किससे है? वो बौद्ध ग्रंथ से। अब यहां पर क्या हुआ, इन ग्रंथों में बताया गया कि पूरे देश में जो थी 16 महाजनपद थी। कितनी जनपद थी? 16 महाजनपद थी। और इन 16 महाजनपदों में से 2 महाजनपद, कितनी? 2 महाजनपद कहां पर? मध्य प्रदेश में। वर्तमान में 2 महाजनपद अभी वर्तमान में मध्य प्रदेश में आती है। अब मध्य प्रदेश में 2 महाजनपद आती हैं, तो उसके बारे में हम देखेंगे। लेकिन पहले महाजनपद काल में मतलब 16 विशाल राज्यों का एक समूह हुआ करता था, जिसमें आपकी पाटलिपुत्र हो गया है, उसके बाद ही आपकी तक्षशिला हो गया है, उसके बाद आपका गांधार हो गया है, मतलब वो राज्य उसकी राजधानी तक्षशिला। उसी प्रकार से अवंतिका उज्जैनी हो गया है, और चेदी आपकी हो गई है। तो ये अलग अलग राजधानी राज्य क्षेत्र हुआ करते थे जिन्हें महाजनपद काल उस समय बोला जाता था। तो पहला जो महाजनपद काल मध्य प्रदेश में आता है, ठीक है, वो थी आपकी अवंती। और जो दूसरा जो कालखंड है इसके बारे में आपने पढ़े होगा, दूसरा कालखंड है चेदी। तो यहां पर अवंती है वो वर्तमान में कहां पर आती है? मध्य प्रदेश में आती है। लेकिन चेदी जो है वो वर्तमान में आपके किसका भाग है? बुंदेलखंड का भाग है। अब ये बुंदेलखंड क्या है? तो बुंदेलखंड वह क्षेत्र है जो बुंदेली भाषा से अभी वर्तमान में है ना, पुराने समय की बात नहीं कर रहा हूं, अभी वर्तमान में। तो ये मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की जो समय ये जो बाउंड्री बनती है,
ठीक है। ये मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की बाउंड्री, ये वाला जो क्षेत्र देखना आप लोग, ये वाला जो एरिया पड़ता है, ये जो क्षेत्र पड़ता है ना, ये किसके अंतर्गत आता है? ये यूपी हो गया आपका, मतलब ये यूपी का क्षेत्र, और ये किसका? एमपी का क्षेत्र। तो एमपी और यूपी की, मतलब मध्य प्रदेश के उत्तरी दिशा वाला जो भाग है वो बुंदेलखंड महाजनपद या बुंदेलखंड रियासत के अंतर्गत आता था। तो पहले हम लोग किसके बारे में देखें? अवंती के बारे में। तो अवंती क्या है? एक महाजनपद है। तो अवंती महाजनपद के दो भाग थे, यहाँ पे ध्यान रखना है। अवंती महाजनपद के कितने भाग? तो दो भाग हुआ करते थे। किसके? अवंती के। अब अवंती के जो दो भाग हुआ करते थे उसमें दो भाग बटे हुए थे। एक भाग हुआ करता था उत्तरी भाग, और जो दूसरा भाग हुआ करता था वो दक्षिणी भाग। तो उत्तरी भाग हुआ करता था, उत्तरी भाग की जो राजधानी हुआ करती थी वो हुआ करती थी क्या? अवंतिका या उज्जैन। उत्तरी भाग की जो राजधानी थी वो अवंती थी। और उसके बाद जो दूसरा भाग हुआ करता था जिसे दक्षिण भाग बोला है, वो दक्षिण भाग का जो क्षेत्र आता है, वो जो क्षेत्र है वो है आपका माहिष्मती। माहिष्मती। तो ध्यान रखना है यहाँ पर कि दोनों चीजें का कुछ भी गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। क्यों? और इन दोनों के बीच में उस समय जो नदी का प्रवाह होता था, ये भी ध्यान रखना है कि दोनों के मध्य, उस समय, इस समय नहीं, कब? उस समय दोनों के मध्य एक नदी बहती थी, उसका नाम था वेत्रवती। और वेत्रवती का भी मैंने बताया था, वेत्रवती किसका प्राचीन नाम है? तो यह है बेतवा नदी का प्राचीन नाम है। यहाँ तक क्लियर हो रहा है? चीजें समझ लीजिए आप लोग मैप के माध्यम से थोड़ा ढंग से, ठीक है। चीजें यहाँ पे गलत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि फिर पूरा आंसर ही क्या होगा? गलत हो जाएगा। अब चीजें यहाँ पे देखिए। पहले तो ये आपका उज्जैनी वाला क्षेत्र है, और ये कौन सा आपका महेश्वर वाला जो क्षेत्र है। अब यहाँ पर कहाँ वेत्रवती और कहाँ बेतवा नदी बहेगी? अरे भैया ये अभी की बात नहीं, ये कब की बात है? ये महाजनपद काल की बात है, जब हम लोग अवंती राज्य पढ़ रहे हैं उस समय की बात है। क्योंकि उस समय ये उज्जैन सिर्फ इतना नहीं था, इसका क्या हुआ करता था? एक विशाल क्षेत्र भूभाग हुआ करता था, ठीक है। ये अवंती राज्य हुआ करता था। इसका एक उत्तरी भाग था और दूसरा कौन सा? दक्षिणी भाग। तो उत्तरी भाग में अवंती का राजधानी हुआ, दक्षिणी भाग में कौन हुई? यहाँ पर महेश्वर हुई। और दोनों के बीच में एक नदी, उस नदी का नाम क्या है? उस नदी का नाम है वेत्रवती, ठीक है, जिसे हमने वो बेतवा बोला है। अब बेतवा कहाँ से उद्गमित है? अभी हमने पढ़ा, बेतवा रायसेन के कुमरा गांव से कौन सी नदी निकलती है? बेतवा नदी निकलती है। तो वो बेतवा नदी अभी हम रायसेन के कुमरा गांव में पढ़ रहे हैं, लेकिन प्राचीन काल में वो रायसेन वगैरह कुछ नहीं पहचानते थे। वो तो सिर्फ एक ही मुद्दा ध्यान रखते थे कि उत्तरी भाग और दक्षिण भाग के मध्य से कौन सी नदी का प्रवाह होता था? तो वो वेत्रवती का प्रवाह होता था, ठीक है। और ये जिन लोगों को पिछले वाले मैप में समझ में नहीं आया वो देख लें। यहाँ पर ये उत्तर प्रदेश है और ये आपका मध्य प्रदेश है। ये आपका झांसी है, यही महोबा है, यही आपका छतरपुर है, यहीं पे आपका ललितपुर है जो यूपी में आता है। ये तीनों भाग उत्तर प्रदेश के हैं। ये आपका ग्वालियर है, ये आप लोगों का पन्ना, छतरपुर वगैरह सब यहीं पे आ गए हैं। तो ये वाला जो एरिया पड़ता है ना पूरा, ये किसका भाग है? ये किसी का भाग नहीं, ये सीधा का सीधा भाग है बुंदेलखंड का, जिसे हमने चेदी नाम दिया है। क्लियर होगा यहाँ तक? अब उसके आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब पहले अवंती है, तो अवंती क्या है? अवंती उस समय बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र थी। अगर क्वेश्चन में आ जाता है कि प्राचीन काल में बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र कौन हुआ करती थी, तो बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र अवंतिका थी या उज्जैन थी। और उज्जैन का बौद्धकालिक नाम अगर पूछता है तो इसका नाम है अच्युतगामिनी। क्या नाम है? अच्युतगामिनी। क्वेश्चन आता है यहीं से, घुमा फिरा के आएगा कि अच्युतगामिनी क्या है? तो अच्युतगामिनी अवंतिका या उज्जैन का ही एक नाम है जो बौद्ध धर्म के या बौद्ध काल के समय काल के अंतर्गत हुआ करता था। और इस अवंतिका या उज्जैनी जो हुआ करते थे, इसके एक राजा थे, राजा। वो राजा का नाम पूछते हैं चंड प्रद्योत। चंड प्रद्योत अवंती का एक राजा थे, राजा का नाम है चंड प्रद्योत। तो चंड प्रद्योत किसके समकालीन है? तो चंड प्रद्योत किसके समकालीन होंगे? अरे भैया उदय किसका हुआ है? महात्मा गौतम बुद्ध और महावीर स्वामी के। तो यहीं पे ध्यान रखें आप लोग, गौतम बुद्ध और कौन? महावीर स्वामी।
महावीर स्वामी के समकालीन। आ गया यहाँ तक बेटर समझ में? यह पूरी गाथा हो गई किसके बारे में? अवंतिका या उज्जैनी के बारे में। अब फिर कुछ चीजें और निकल के आती हैं और फिर दूसरा जो कालखंड स्टार्ट होता है वो हमारी चेदी या बुंदेलखंड रियासत का शुरू होता है, या फिर रियासत नहीं महाजनपद काल का होता है। तो इसके बारे में देख लेते हैं। चेदी चेदी के बारे में पहले लिखवा चुका हूँ, बुंदेलखंड में, लेकिन एक बार और देख लो, है ना। चेदी बुंदेलखंड का भाग है जो वर्तमान में यूपी एमपी के उत्तरी भाग में आती है, और चेदी जो महाजनपद हुआ करती थी, इस महाजनपद की राजधानी यहाँ पे लिख लो, चेदी महाजनपद की राजधानी पूछेगा और आंसर भी बताना पड़ेगा कि राजधानी क्या थी। तो इसका नाम है शक्तिमती। क्या नाम है? शक्तिमती, जिसे हम सुत्थीमती के नाम से भी जानते हैं। जैसा क्वेश्चन में आपको ऑप्शन मिलेगा उसके हिसाब से ही आपको हैंडल करना है कि चेदी बुंदेलखंड रियासत या महाजनपद थी, उसका जो राजधानी हुआ करती थी वो क्षेत्र का था, वो आपका शक्तिमती या सुत्थीमती हुआ करता था। और इसी चेदी या फिर बुंदेलखंड के अंतर्गत ही हमें एक वंश मिलता है, उस वंश का नाम है कलचुरी वंश। उस वंश का नाम है कलचुरी। तो यहाँ पर क्वेश्चन भी आ जाए कि प्राचीन काल में किसका शासनकाल, किसका राज शासन हुआ करता था, तो चेदी बुंदेलखंड में कलचुरी वंश के राजाओं का शासन हुआ करता था हुआ। और ये जो चेदी अगर पूछता है, यहाँ पे भी इसका भी क्षेत्र पूछेंगे, वो तो क्या उनका क्या कुछ भी पूछ ले, वो तो उनका तो काम है पूछना, लेकिन हमारा काम है बताना। तो चेदी बुंदेलखंड है ना, ये दो नदी क्षेत्रों के बीच में आता था, सोन और नर्मदा। ठीक है, सोन और नर्मदा छोड़ दीजिए आप लोग, है ना। अब ये सोन नर्मदा इसलिए छुड़वा रहा हूं क्योंकि जो है आपकी सोन, वो किधर जाती है? ऊपरी वाले भाग में, और नीचे आती है कौन? नर्मदा। चलो देख लो किन दोनों के बीच में आता है? सोन और नर्मदा नदी के। अभी नहीं, पहले ही बता चुका हूं मैं, ये जो गाथा है महाजनपद काल 600 ईसा पूर्व के पहले का समय काल है। तो सोन और नर्मदा नदी के मध्य का जो क्षेत्र है उसे बुंदेलखंड माना जाता था। मैंने अभी भी क्लियर करवाया है, आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है। ये वाला जो मैप देख रहे हैं ना, ये अभी आधुनिक मध्य प्रदेश का देख रहे हैं, लेकिन इसके पहले का जो कालखंड हुआ करता था वो एक अलग कालखंड था। यहाँ मैंने बताया आपको, ये बुंदेलखंड है, और बुंदेलखंड का ये आपका अमरकंटक अनूपपुर है, यहाँ से निकल रही है आपकी नर्मदा जो इस वाले क्षेत्र में बह रही है। ये आपका गुजरात होती हुई खंभात की खाड़ी। और दूसरा कौन सी है? सोन। ठीक है, तो ये वाला जो इन दोनों के बीच का डायरेक्शन माना गया है वो किस राज्य को माना गया है? वो बुंदेलखंड को माना गया है। तो ध्यान रखना है, यहाँ पर प्राचीन के हिसाब से पूछता, उस हिसाब से आंसर देना है कि सोन और नर्मदा के मध्य का जो समय क्षेत्र हुआ करता था वो चेदी महाजनपद थी, और चेदी महाजनपद की राजधानी शक्तिमती थी, और उस शक्तिमती को आज वर्तमान में बुंदेलखंड क्षेत्र में माना जाता है। अब फिर क्या, ये प्राचीन जनपद काल हो गया, लेकिन उसके बाद ये 16 महाजनपदों में 2 महाजनपद पड़ने के बाद ही कुछ क्षेत्रीय महाजनपद भी हुआ करती थी जो मध्य प्रदेश के क्षेत्र में आई। और उन महाजनपदों में ही क्या हुआ? क्षेत्र पूछेंगे, यहां से क्षेत्र पूछेंगे कि भैया ये बताओ, ये आया कौन सा? अनूप। अनूप क्या है? तो अनूप एक जनपद है और मध्य प्रदेश में है, और ये किस क्षेत्र में आती है? निमाड़ क्षेत्र। निमाड़ समझा है आप लोगों ने? कहां पर पढ़ा भी होगा निमाड़, ये आता है खंडवा और खरगोन, बड़वानी बुरहानपुर का क्षेत्र। तो अनूप है निमाड़। और दूसरा जो आता है वो आती है दशाण। दशाण का नाम सुना है? दशाण आती है विदिशा, तो दशाण विदिशा। उसके बाद एक और महाजनपद है टुंडीकेर। टुंडीकेर किसका भाग है? ये है दमोह का, दमोह रानी दमवंती का शहर। उसके बाद आती है कौन? उसके बाद एक और मिलता है क्या? उसके बाद मिलता है तेवर। तेवर जिसे हम बोलते हैं त्रिपुरी। तो तेवर त्रिपुरी ये कहां पर है? जबलपुर में है। ये कहां पर है? जबलपुर में है। उसके बाद आता है वत्स। तो ये वत्स कहां मिलेगा? ये वत्स मिलेगा ग्वालियर में। ये वत्स आ गया ग्वालियर में। तो यहां पर याद रखना, अनूप हो गया निमाड़, दसाण विदिशा, टुंडीकेर दमोह, तेवर त्रिपुरी, जबलपुर, वत्स ग्वालियर और नलपुर। एक और जनपद है नलपुर जिसे हम बोलते हैं सिपरी। अब सिपरी कोई नहीं जानता, सिपरी को क्या बोलते हैं? शिवपुरी। क्या बोला है?
शिवपुरी। तो अगर पूछ ले यहाँ से क्वेश्चन कि कौन सी महाजनपद का कौन सा भाग इसमें आता था, तो यहाँ पे ध्यान रखना है। अनूप निमाड़ है, दसार्ण विदिशा है, टुंडीगेर दमोह है, तेवर त्रिपुरी है, ठीक है, जबलपुर है, और ये आपका जो ग्वालियर है ये वत्स कहलाता था ग्वालियर, और ढलपुर शिवपुरी। तो शुरुआत से देख लीजिए आप लोग, क्योंकि बहुत सारा हो गया है। महाजनपद काल का जो समय काल है वो 600 ईसा पूर्व शुरू होता है। 2 ग्रंथ से जानकारी मिलती है, बौद्ध ग्रंथ है और दूसरा जैन ग्रंथ है। बौद्ध ग्रंथ का नाम है अंगुत्तर निकाय, जैन ग्रंथ का नाम है भगवती सूत्र। इनसे जानकारी मिलेगी। भगवती सूत्र याद रखना है, भगवती, जैन भगवती, जय भगवती, बौद्ध अंगुत्तर निकाय। 16 महाजनपद, 16 महाजनपद में 2 वर्तमान में मध्य प्रदेश में, कहां पर, एक है अवंती, तो याद रखना अवंती मध्य प्रदेश में, छेदी बुंदेलखंड एमपी यूपी की बाउंड्री पर। पहला पड़ा अवंती। अवंती महाजनपद के कितने भाग, 2 भाग, उत्तरी भाग और दक्षिण भाग। उत्तरी भाग जो हुआ करती थी इसकी राजधानी अवंतिका थी या अवंती थी। दूसरी जो दक्षिण भाग था इसकी राजधानी महिष्मती थी। दोनों के मध्य उस समय, इस समय नहीं, उस समय क्या हुआ था, वेत्रवती या बेतवा नदी प्रवाहित होती थी। अवंती उस समय क्या हुआ था, बौद्ध ग्रंथ का एक प्रमुख केंद्र हुआ करता था। ये ध्यान रखना है यहाँ पर, क्योंकि ये जानकारी बहुत दुर्लभ है, ये इतनी आसानी से नहीं मिलेगी कि बौद्ध ग्रंथ के अनुसार उसका प्रमुख केंद्र क्या था। तो वो केंद्र हुआ करती थी आपकी अवंती, और अवंती का उस समय का नाम था अच्युतगामिनी। राजा चंड प्रद्योत उस समय उज्जैन के अवंती के राजा थे, जब बौद्ध काल में गौतम बुद्ध और जैन में आपके महावीर स्वामी का समयकाल चल रहा था। दूसरी जो महाजनपद है वो चेदी है, वो बुंदेलखंड आपके बुंदेलखंड महाजनपद में आती है, जिसकी राजधानी सुक्तिमती या सुत्थिमती थी। और सोन नर्मदा का समय उस क्षेत्र, मतलब वो जो समय था उसमें नर्मदा और सोन का क्षेत्र आता था। कलचुरी राजा इस समय, मतलब बाद में यहाँ पर शासन करने लगे। लेकिन यहाँ पर फोकस करें, अनूप है। अनूप का जो क्षेत्र आता है वो निमाड़, दशाण है, कहां पर, विदिशा, और टुंडीगेर दमोह, तेवर त्रिपुरी का तो पता ही होगा, जबलपुर। वत्स का याद रखना है, ग्वालियर, और नलपुर कहां पर है, शिवप्रिया शिवपुरी। तो ये आज कथा समाप्त हुई किसकी, ये ताम्रपाषाणकालीन संस्कृति की, उसके बाद पौराणिक कालखंड की, वैदिक सभ्यता की, और लास्ट में जो आता है वो आता था हमारा महाजनपद काल। तो अच्छे से इसको आप लोग थोड़ा सा देखें, और अगर पसंद आया है तो आप इसे लाइक भी करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और टेस्ट देना ना भूलें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाएंगे, अभी आपको एक लिंक जनरेट हो जाएगी, उसको आप खोलें, टेस्ट दें और अपनी तैयारी को और पुख्ता करें। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।